नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि बीए का थर्ड सेमेस्टर उसकी इकाई संख्या 2 के बारे में। इकाई संख्या 1 में कम से कम 4 से 5 चैप्टर थे। 5 चैप्टर बेसिकली थे। मैंने पांचों चैप्टर को आपको बता दिया था एक ही वीडियो के माध्यम से। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी या 1 घंटे 17 मिनट के आसपास। उसमें हमने पूरी की पूरी इकाई संख्या 1 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 2 के बारे में। वहां पर मैं जरूर थंबनेल में लिख देता हूं यूनिट 1 चैप्टर 1, यूनिट 2 चैप्टर 1 लिखा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर 1 नहीं, पूरा का पूरा इकाई संख्या 2 आज के वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे, सामाजिक विकास क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास, सामाजिक क्रांति और सामाजिक प्रगति, इन चारों पोर्शन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन चारों की अर्थ परिभाषा, विशेषताएं और जैसे सामाजिक विकास और सामाजिक विकास के बीच में क्या अंतर है, सामाजिक विकास और सामाजिक क्रांति के बीच में क्या अंतर है, सामाजिक क्रांति और विकास के बीच में क्या अंतर है, प्रगति और क्रांति के बीच में क्या अंतर है, प्रगति और विकास के बीच में क्या अंतर होता है और प्रगति और विकास के बीच में क्या अंतर होता है, सब कुछ आप आज की वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मतलब कि यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखा गया है। तो जैसे जब आप यूनिट 2 समाप्त कर लेंगे फिर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया आपको पढ़ना पड़ता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते, गुरुजी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बताइए, उसके लिए भी मॉडल पेपर और नोट्स की व्यवस्था की जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह पर। मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सब कुछ बहुत ही बेहतर क्वालिटी में और बेहतर कंटेंट के साथ प्रोवाइड होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। इकाई संख्या 2 में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। 4 प्रकार से समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं वो प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार से जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उनमें से पहला प्रकार होता है आपका, पहला प्रकार है सामाजिक विकास, दूसरा है विकास, तीसरा है प्रगति, चौथा है क्रांति। इन चारों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम परिचय समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है दोस्तों कि परिवर्तन एक ही तरह का नहीं होता है, परिवर्तन अनेक प्रकार का होता है। कई तरीकों से समाज में परिवर्तन आता है। कभी तीव्र गति से परिवर्तन होता है, कभी धीमे धीमे गति से परिवर्तन होता है, कभी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, कभी बहुत कम परिवर्तन होता है। कोई दीर्घकाल से परिवर्तन होता रहा है, कभी अचानक से पूरा परिवर्तन होता है, पूरी की पूरी सत्ता पलट देता है। तो उसी को लेकर के परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों को आप समझेंगे, ठीक है। तो यह अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से घटित होता है। समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं, जिनमें से पहला है सामाजिक विकास यानी सोशल एवोल्यूशन, दूसरा है सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक सामाजिक डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल प्रोग्रेस यानी कि सामाजिक प्रगति और चौथा है सोशल रेवोल्यूशन यानी कि सामाजिक क्रांति। इन चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और चारों से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार से आशय मतलब होता है परिवर्तन की नेचर कैसा, परिवर्तन की प्रकृति कैसी है, परिवर्तन की गति कितनी तेज है यानी किस गति से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दिशा अच्छी है कि बुरी है, ठीक है, परिणाम क्या निकलेगा परिवर्तन का। तो इसके आधार पर परिवर्तन को 4 वर्गों में आप बांट सकते हैं, जो आप ऊपर 4 देख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि सभी परिवर्तन समान नहीं होते हैं, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और स्वाभाविक रूप से होते हैं और कुछ योजनाबद्ध तरीके से और संगठित होते हैं, यानी प्लान बना करके जो है एक संगठन बना करके एक प्लान के तहत कोई परिवर्तन किया जाता है जानबूझ करके। कुछ मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं परिवर्तन और कुछ अचानक से आ जाते हैं और तीव्र गति से हो जाते हैं जो समाज को बदल देते हैं। हो सकता है समाज के लोग जो है उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर पाए कि ना एक्सेप्ट कर पाए, वो अलग की बात होती है। वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होता है और कुछ धीमे गति से। अलग अलग परिवर्तन अलग अलग प्रकार से होता है। एक सरल तरीके से मैं एक चार्ट के रूप में इन चारों परिवर्तन को समझ लेता हूं एक क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको और विस्तार से देखेंगे। पहला परिवर्तन है उद्विकास यानी एवोल्यूशन क्या होता है, सोशल एवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दी है किसने दोस्तों, एक विद्वान है, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर साहब। उनसे पहले एक जैविक शास्त्री थे, जैविक मनोवैज्ञानिक थे या जैविक जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम था। चार्ल्स डार्विन ने
जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, या उद्विकास का सिद्धांत बेसिकली चार्ल्स डार्विन का ही है। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे प्रभावित होता है वो प्रकृति से जीव, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हर्बर्ट स्पेंसर, चूंकि समाजशास्त्री है, इन्होंने पढ़ा और इन्होंने समाज को क्या कहा कि समाज एक सावयव की भांति होता है। सावयव माने होता है, समाज जो होता है एक सावयव यानी एक शरीर की भांति होता है, एक जैविक शरीर की भांति हो। जैसे कि मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर जिस तरीके से विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है, ठीक इसी प्रकार से जो सामाजिक उद्विकास होता है, ऐसे ही आप देखते उद्विकास के उदाहरण में उन्होंने क्या कहा कि समाज का जो सावयवी सिद्धांत है उन्होंने दिया और कहा कि समाज जैसे मनुष्य मनुष्य की जो बॉडी बनती है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बनती है, ऐसे समाज जो होता है एक संरचना में रहता है और उसकी संरचना मिला करके ही एक प्रकार से मनुष्य की बॉडी का निर्माण होता है। यानी मनुष्य में हाथ, पैर, नाक, कान ये मिला करके शरीर बनता है। ऐसे ही समाज के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे सामाजिक संस्था, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब चीजें। इन सभी में जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे मनुष्य जब पैदा होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे करके विकसित होता जाता है, धीरे धीरे करके हर चीज उसमें विकास होता जाता है। तो यह उसका जो परिवर्तन हो रहा है ये उद्विकास के रूप में हो रहा है। जैसे कि पहले मनुष्य आदि मानव था, आदि मानव से आज वास्तविक मानव जो हम जैसे बढ़िया सुंदर सुशील मानव आपको दिख रहे हैं, आप जैसे मानव जो बढ़िया एकदम से हैंडसम, ब्यूटीफुल जिस तरीके से आप लोग हैं, ये सब मानव कैसे आए? ये उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा आए। उद्विकास एक लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? उद्विकास एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत ही धीमे गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूं, ठीक है। चलिए भैया, तो आपने इस चीजों को समझा, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं मित्रों। अब यहां पर देखेंगे उद्विकास, यह परिवर्तन धीरे धीरे स्वाभाविक और दीर्घकालीन प्रक्रिया यानी लंबी गति से होता है, बहुत लंबे समय से चलता है। इसमें समाज की संरचना और कार्य प्रणाली क्रमिक रूप से बदलती है, धीरे धीरे बदलती है, कोई इत्मीनान से बदलती है, कोई अचानक से परिवर्तन नहीं आता। जैसे आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया उद्विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा विकास होता है मित्रों, दूसरा विकास है डेवलपमेंट, यानी यह परिवर्तन जो होता है सामाजिक परिवर्तन का दूसरा प्रकार है सामाजिक डेवलपमेंट। इसकी अगर बात की जाए तो यह परिवर्तन योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और संगठित प्रयासों के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? एक परिवर्तन ऐसा किया था जानबूझ करके, एक प्लान बना करके, एक संगठन होता है जैसे सरकार, तो सरकार समाज का क्या करती है? सरकार जो होती है वो क्या करती दोस्तों? चले मित्रों, तो विकास क्या होता है? विकास एक योजनाबद्ध तरीके से यानी एक प्लान बनाया जाता है, संगठनात्मक प्लान होता है, संगठन के द्वारा प्लान बनाया जाता है और प्लान बना करके और उद्देश्य को ध्यान में रख करके योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता है। विकास दोस्तों हमेशा अच्छे के लिए ही किया जाता है, ठीक है। सरकार के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना बना करके विकास किया जाता है। उद्देश्य पूर्ण होता है और संगठित प्रयास होता है, उसके माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक विकास करना होता है, ताकि जैसे मान लेते हैं आज 100 रुपया कमा रहे हैं तो अगले साल 120 कमाएं, इसको बोलते हैं आर्थिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि समाज में समानता आए, भाईचारा बढ़े, छुआछूत खत्म हो, ये सब सामाजिक विकास है। ऐसे ही सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास की बात की कल्चरल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो ये सब आगे बढ़े, ये सब उन्नत हो, ये विकास के द्वारा होता है। तीसरा परिवर्तन का प्रकार होता है सामाजिक परिवर्तन में प्रगति यानी प्रोग्रेस। यह परिवर्तन मानव जीवन को बेहतर, उन्नत और सुखमय बनाता है। यह नैतिक यानी मोरल होता है, बौद्धिक और भौतिक उन्नति की ओर ले जाता है। प्रगति यानी प्रोग्रेस, जैसे मान लेते हैं कि आज से 100 वर्ष, आज से मुश्किल से मान लेते हैं 20 साल या 25 साल पहले, हम ही की बात करें अपने साल पहले, आज से मुश्किल से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, मेरे घर पे पंखा नहीं था 15 साल पहले, ठीक है। 2015-16 तक आप देखते हैं, 2010-11 में पंखा नहीं था मेरे पास, 14 तक नहीं था,
जब 10 तक मैं पढ़ता था बेना हुआ करता था, ऐसे बढ़िया बेना ऐसे लोग हम लोग हाँकते थे, आराम से जो है गर्मी पूरी कर जाती थी। पेड़ों के नीचे बढ़िया खटिया ले जा करके या छपरा छाते थे, उसी छपरा में खटिया ले जा करके लेटते थे, उसी में पढ़ते थे, सब कुछ उसी में सिस्टम चलता था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ भैया, बेना के बाद में क्या चला, बेना के बाद में पंखा आया गया, लाइट बिजली की व्यवस्था हुई, नहीं तो पहले ढबरी से काम करते थे, फिर एसी लग गई। तो ये सब क्या, ये सब प्रोग्रेस है, ये सब क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं की उन्नति है। तो भौतिक उन्नति क्या दिखाती है, प्रोग्रेस को दिखाती है। ठीक है, क्लियर। वहीं पर क्रांति की बात किया, रेवोल्यूशन, यह परिवर्तन बहुत तेज होता है, अचानक से घटित हो जाता है और व्यापक होता है। जैसे कि आंदोलन, कोई बड़ा बड़ा आंदोलन करके समाज में अचानक से परिवर्तन जब आ जाता है तो उसी को क्रांति कहते हैं। जैसे 1789 की क्रांति फ्रांस की, जैसे कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जैसे कि 1857 की क्रांति, ऐसे तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई हैं जो कि समाज जिनसे तुरंत परिवर्तित हो गया, बदल गया। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, कभी कभी सत्ता भी पलट जाती है, जैसे कि अभी आंदोलन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है, तो ये भी एक क्रांति के द्वारा ही इस्तीफा लिया गया है, समझ रहे बात को। इसमें समाज की पुरानी व्यवस्था, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हट गए, नया शिक्षा मंत्री आ गया, तो नई पुरानी व्यवस्था समाप्त करके नई व्यवस्था स्थापित की जाती है, ऐसा परिवर्तन क्रांति होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, अब इन चारों प्रकारों को समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह हर परिवर्तन की गति, दिशा, उद्देश्य और परिणाम अलग अलग होते हैं। इसके अध्ययन से हमें समाज में होने वाले परिवर्तनों को सही तरीके से समझने में सहायता मिलती है। वहीं पर समाज की संरचना, कार्यप्रणाली और भविष्य की संभावना के विश्लेषण में भी सहायता मिलती है। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। दोस्तों, ये इकाई संख्या 2 का आप जो है ये देख रहे हैं नोट्स, ऐसे ही इकाई संख्या 1 का, इकाई संख्या 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सभी का मिल जाएगा। 8 इकाई है, 8 का नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कर देना है दोस्तों, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर का फीस दोस्तों कितना रुपया रखा गया है, मात्र 100 रुपए फीस। जैसे आप व्हाट्सएप पर इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। अगर आपको केवल थर्ड सेमेस्टर का फीस जमा करना, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 100 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे लगातार कमेंट करते हैं मेरे पास कि गुरुजी मुझे थर्ड एंड फोर्थ 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करना है, तो मेरे लिए कुछ ऑफर है। बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए, जैसे देखिए थर्ड सेमेस्टर का फीस 100 रुपए लगता है और फिर बाद में जब थर्ड का पेपर दे लेंगे, फोर्थ में जुड़ेंगे तो फोर्थ का फीस भी बाद में 100 रुपए आपका लगेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है। तो 2 सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा करते हैं, मतलब कि वैसे जमा करेंगे 200 रुपए हो जाता है, लेकिन इकट्ठा जमा करने पर यही फीस आपकी 50 रुपए और घट जाती है और मात्र 150 रुपए फीस में 2 सेमेस्टर यानी पूरा 1 साल तक आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहते हैं। और 1 साल तक पूरी आपकी तैयारी, किसकी किसकी, सभी विषय की तैयारी, जैसे आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती है। तो सभी विषय की तैयारी दोस्तों, और हर विषय की बात की जाए तो जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है हर एक इकाई का, यानी कि इकाई की अगर बात करें, संपूर्ण एक इकाई में दोस्तों 5 से 6 चैप्टर होते हैं और हर इकाई का यानी 8 इकाई है, 1 से लेकर के 8 इकाई तक संपूर्ण इकाई का नोट्स, यानी संपूर्ण इकाई का आपको नोट्स मिल जाता है। ठीक है, और हर एक इकाई के बाद में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीजें आपके लिए व्यवस्थित मैंने कर दी है, तो वो सब भी आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप अगर प्रैक्टिस सेट ही केवल पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आते लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस की मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर केवल ऑब्जेक्टिव आपको देखना, ऑब्जेक्टिव की कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट उसकी भी मिल जाएगी। और को करिकुलर की परीक्षा की तैयारी, जैसे को करिकुलर एक पेपर होता है उसकी भी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी कहीं पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, ना तो कोई किताब ना तो कोई सीरीज लेने की जरूरत है। आप हमारे कोर्स से क्यों जुड़े, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि आप किताब खरीदते हैं मार्केट से, सीरीज खरीदते हैं, एक किताब का दाम 100-150 रुपए होता है, एक सीरीज का दाम 60 रुपए है। कम से कम 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी थर्ड सेमेस्टर में और 5 ही सीरीज आपको लेनी पड़ती है दोस्तों किसमें, फोर्थ सेमेस्टर में।
ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 300 रुपए थर्ड सेमेस्टर में आप सीरीज नोट्स खरीदते हैं और 300 रुपए का नोट्स आप फोर्थ सेमेस्टर में खरीदते हैं, तो आपका 600 रुपए खर्च करते हैं एक साल में, और मात्र 150 रुपए में पूरा एक साल आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके लिए बेटर है कि ये आपके लिए बेटर है। और जो मैं आप हमसे जुड़ने का मौका प्राप्त कर पाएंगे, पिछले 7 वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब का नंबर 1 चैनल आपका बना हुआ है बीए के क्षेत्र में। सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं और सबसे अधिक जो है आप देखते हैं नंबर हमारे बच्चे ही लाते हैं। जब भी रिजल्ट आउट होता है सारे बच्चे मेरे पास रिजल्ट भेजते हैं और बहुत सारे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। 80-90% तक नंबर हमारे बच्चे लेकर के आए हैं। तो ये सब आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं और आपका फायदा इसमें होगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी जमा कर सकता है, आपके घर का परिवार का कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों उद्विकास, सबसे पहले हम समझते हैं उद्विकास क्या है, ठीक है। फिर समझेंगे उद्विकास के बाद में विकास, फिर क्रांति और फिर प्रगति। क्लियर, समझते हैं दोस्तों। उद्विकास क्या, देखिए उद्विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज सरल, असंगठित, असंवेदनशील और आदिम समाज से विकसित होकर के जटिल बनता है। क्योंकि पहले का समाज सरल है। क्या सरल समाज का मतलब है, जैसे समाज के लोगों में बस केवल रोटी कपड़ा मकान की भूख है। उनको खाने के लिए रोटी चाहिए, खाने के लिए कुछ भी चाहिए पहले, ठीक है, रहने के लिए एक बढ़िया वतन चाहिए, ताकि मतलब कि घर चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए और खाने के लिए रोटी चाहिए, ठीक है, और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। बस यही उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो अब क्या है, जटिलता समाज में आ गई है। अब ये सब हो गया आपके पास। अब घर भी आपको पक्का चाहिए, 2 मंजिला चाहिए, खिड़की लगी रहनी चाहिए, एसी लगा रहना चाहिए, ये सब सिस्टम अब आप सोच रहे हैं। तो ये समाज जटिल हो गया है। असंगठित नहीं, समाज बिखरा हुआ था, कोई संगठन समाज में नहीं था। अब समाज संगठित हो जाता है इससे, यानी कि समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। ऐसे बढ़ने को, ऐसे विकास को उद्विकास। असंगठित समाज से संगठित समाज बनता है। ऐसे बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यह प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया उद्विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। असंवेदनशील समाज रहता है, वो संवेदनशील समाज उन्नत दशा में हो जाता है, आदिम दशा से एक बढ़िया प्रोग्रेस दशा में हो जाता है। ऐसा परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होता है, एक सिस्टम से यानी एक क्रम से होता है। किसी के बढ़ाए और किसी के घटाए ये बढ़ता नहीं है, ना तो घटता है। ये अपनी मदमस्त चाल में चलता है। हाथी की चाल आप मान कर चलो, बढ़िया तरीके से आराम से चल रहा है, घोड़े जैसा दौड़ता नहीं है। या कछुआ की चाल चलता है, खरगोश के जैसा दौड़ता नहीं है। इसका विकास जो होता दिखाई पड़ता है। जैसे आदि मानव से हम जैसे मानव बनने की प्रक्रिया उद्विकास कहलाती है। एक सरल भाषा में समझे, स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से होता है, आराम से होता है, धीरे धीरे इत्मीनान से होता है। इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। भैया हमारे हर्बर्ट स्पेंसर साहब आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि उद्विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ के असंगठित से संगठित, असमान से समरूप और अनिश्चित से निश्चित की ओर क्रमिक विकास होता है। किसने कहा, इस बात को कहा समाज के सावयवी सिद्धांत के देने वाले विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। बहुत बढ़िया विद्वान है, समाज की सावयवी का सिद्धांत दिया, सामाजिक उद्विकास की बात इन्होंने ही करी, ठीक है। तो बड़े जबरदस्त विद्वान है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समाज जो होता है दोस्तों कैसे बदलता है, उद्विकास के द्वारा। उद्विकास ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा होता क्या है, जिस प्रक्रिया के द्वारा मित्रों ये होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा यह होता है, क्या होता है, जिसके द्वारा पदार्थ जो होते जो पहले बिखरे हुए हैं, असंगठित है, वो संगठित हो जाते हैं। असमान है वो जो समरूप हो जाते हैं। जो अनिश्चित है वो निश्चित हो जाता है। ऐसी क्रमिक विकास को उद्विकास कहते हैं, जो धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है। मैकाइबर पेज कहते हैं कि उद्विकास वह दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी लंबी प्रक्रिया है, बहुत समय से चलती रहती है, जिसके द्वारा समाज अपनी संरचना, अपने स्ट्रक्चर को बदलता है, अपने कार्य करने की शैली को बदल देता है, अपनी संस्कृति में निरंतर परिवर्तन करता हुआ उच्चतर अवस्था को प्राप्त करता है। यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा और परिवर्तन उच्च दिशा में होगा। धीरे धीरे परिवर्तन जो होगा वो आगे की ओर होगा। किम्बल यंग कहती हैं कि उद्विकास सामाजिक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी सामाजिक परिवर्तन में उद्विकास के बिना मतलब कि ये सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। यानी एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, हर काल में हर समय में उद्विकास होता ही रहता है, जो समय के साथ समाज की संरचना को अधिक जटिल और विभेदित और संगठित बनाता है। क्योंकि पहले का समाज एकदम से सरल है, समाज पहले का समाज जो है एकदम से असंगठित था, बिखरा हुआ था, जो
अब संगठित हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक उद्विकास। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उद्विकास की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम समझे दोस्तों, तो पहली विशेषता, उद्विकास क्या है? उद्विकास मित्रों एक क्रमिक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, एक क्रम में होती है और लगातार होती रहती है। उद्विकास क्या है? बहुत धीरे धीरे और एक क्रम से होने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता, बहुत धीमे धीमे होता है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात है स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। इसमें बाहरी बल का प्रयोग नहीं होता। इसमें कोई मनुष्य ये नहीं चाह सकता कि उद्विकास खूब तेज हम करवा लें अपने समाज में, कोई व्यक्ति चाहे कि उद्विकास हम बहुत धीमे करवा लें, ऐसा नहीं होता है। उद्विकास बहुत तेज होगा या तो बहुत धीमे होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तीसरी बात है सरल से जटिल की ओर होता है, यानी उद्विकास में समाज की संरचना सरल, असंगठित तथा आदिम अवस्था से कैसी होती है? जटिल, यानी सरलता से जटिलता की ओर, असंगठित से संगठित बनती है और आदिम अवस्था से उन्नत अवस्था में कन्वर्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, कई हजार वर्षों में बढ़ती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है उद्विकास। ये प्रक्रिया दोस्तों सर्वव्यापी है। उद्विकास की प्रक्रिया सभी समाजों में किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई पड़ती है और पाई जाती है। ठीक है, पांचवी बात अगर की जाए दोस्तों, दीर्घकालीन प्रक्रिया। उद्विकास बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है। इसमें पीढ़ियां मतलब कि कई पीढ़ियों में विकास होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि जो है ये लाइट कभी बहुत तेज हो जा रही, कभी बहुत धीमे हो जा रही है, इसके पीछे हमारे ग्राम सभा का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इतना लिच्चड़ है हमारे गांव के लोग और इतना बेकार सिस्टम है हमारे ग्राम सभा का जिसका कोई जवाब नहीं है। अकेले मैं ऐसा हूं, एक आध दो लोग और हैं ग्राम सभा में जो बिजली का बिल देते होंगे, बहुत सारे लोगों का पड़ा भी है और बिजली का बिल जाता भी है। कुछ लोग कटिया बजाते हैं, कुछ लोग जो भी होता है करते हैं। हालांकि अब तो अधिकतर लोग देने लगे हैं, जिनका पुराना बकाया वो देते रहते हैं। हम तो सारा देते हैं भैया। ठीक है, फिर भी इतना बेकार लाइट है ना। तो आप जैसे एसी लगवाया भैया कि ये सब जब लगा बहुत गर्मी लगती थी तो एसी लगवा लिया। ठीक है, पंखा का आवाज, पंखे की हवा से आवाज आती थी, तो वो ना एसी चल पाती है सही से, पंखा एकदम से भी चला कर कैमरा में दिखाऊंगा किसी दिन आपको। इतना बेकार सिस्टम है जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, सब जो छोटे छोटे गांव हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान है दूसरे इलाके में रहते हैं, जिला पंचायती में, उनके पास सब कुछ हो, उनसे कोई कहता भी नहीं है, क्योंकि वो करे या ना करे उनके मतलब की बात है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बहुत जरूरी। बहुत बड़ा गांव ग्राम सभा है, पूरा ट्रांसफार्मर चलता है, वो चढ़ता है उतर जाता है पूरा, मतलब जैसे वो रखते हैं पूरा डाउन रहता है। कुछ आप सोचे कि कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये तो इन्वर्टर का भला हो कि रात बिरात लाइट जब तेज हो जाती थोड़ा बहुत तो इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, उसकी बदौलत थोड़ा बहुत मैं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो जब लाइट बहुत धीमे हो जाते तो इन्वर्टर पकड़ लेता तो तेज हो जाता है, और जब लाइट पकड़ लेती तो धीमे हो जाते। इस तरीके से सिस्टम चलता है। इन्वर्टर सारा सिस्टम लोड उठा नहीं पाता है। चले, अब सोलर पैनल लगवा लूंगा, लाइट वगैरह सिस्टम कटवा ही दूंगा पूरा। दीर्घकालीन प्रक्रिया। उद्विकास बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें पीढ़ियां लगती रहती हैं। ठीक है, बहुत पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो ये आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, मेरा चेहरा थोड़ा सा काला गोरा हो जा रहा होगा। ठीक है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा प्रक्रिया चलती रहती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। इसमें कोई ब्रेकर, कोई स्टॉपेज नहीं होता है, आंतरिक कारणों से संचालित होती है। उद्विकास समाज के भीतर के आंतरिक कारणों से होती, जैसे कि आवश्यकता, आविष्कार, बुद्धि, अनुभव, इससे जो है ये आगे बढ़ती है। इसको एक प्रकार से किसी की जरूरत नहीं होती है कि भाई इसको किसी की ढकेलने की जरूरत है, पुश फैक्टर इसमें नहीं होता है, मनुष्य का हाथ नहीं होता इसके विकास में। गुणात्मक परिवर्तन है ये। इसमें समाज की संरचना, कार्य और संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन, एक क्वालिटी बदलती रहती, क्वालिटी अच्छी की तरफ बढ़ती रहती है। इस तरीके से आपने समझा उद्विकास के बारे में। तो उद्विकास की प्रक्रिया मैंने समझाई। उद्विकास के उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं आपको, तो उद्विकास के कई उदाहरण मैंने यहाँ पर रखे हैं आपके लिए, लिखेंगे। ठीक है, मानव समाज पर शिकारी और संग्रहकर्ता अवस्था से कृषि प्रधान समाज तक पहुंचा, ये क्या है? उद्विकास ही है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, चूंकि मैं लगातार आपके लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। बहुत ही धाकड़ अंदाज में पढ़ाता हूं दोस्तों। यूनिट नंबर 1 की क्लास भी आपको ने देखी होगी, मजा आ गया होगा देखने में। ठीक है, चले, तो सबसे पहली बात, मनुष्य पहले शिकारी था, शिकार करता था, भोजन का संग्रह करता था। तो ऐसी अवस्था से हम अब कृषि प्रधान समाज बन चुके हैं। यहां तक बनने की प्रक्रिया
इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद विकास कहते हैं। दूसरा उदाहरण लिखिए, परिवार का संयुक्त परिवार से, पहले परिवार ज्वाइंट फैमिली था, एक ही परिवार में कम से कम चार छह पीढ़ी 10 पीढ़ी लोग रहते थे। अब क्या है, वही परिवार एकल परिवार की ओर क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। अब कोई संयुक्त यानी इकट्ठा नहीं रहना चाह रहा है, सब लोग बंटवारा कर दे रहे हैं। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं का जादू टोना और अंधविश्वास पहले बहुत ज्यादा था, अब क्या हो रहा है, विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक सोच की ओर विकास हो रहा है। ठीक है, जादू टोना टटका लोग नहीं मान रहे हैं, अंधविश्वास पर लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, सब चीजें हो रही हैं। इसके अलावा परिवहन के साधनों का, जैसे पहले बैलगाड़ी का विकास था, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी बनी, फिर मोटर गाड़ी बनी, फिर जहाज, फिर हवाई जहाज तक पहुंचा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बियना से पंखा, कूलर, टीवी, इस तरीके से बढ़ता जाए, तो ये आप देखेंगे तो बैलगाड़ी से रेलगाड़ी या हवाई जहाज तक पहुंचना, ये भी परिवहन ही, मतलब ये भी आपका विकास ही है एक तरीके से देखें तो। ठीक है, वहीं पर और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। समझे मित्रों, भाषा का मौखिक भाषा से लिपि, मुद्रण और टेलीफोन, इंटरनेट, डिजिटल भाषा तक का विकास जो है, जो हुआ है, ये उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है। उद्विकास की कुछ और विशेषताओं को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, जैसे कि जो विशेषता मैंने बताई उसके अलावा भी विशेषताएं लिख सकते हैं। धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक होता है। क्रमिक और सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक करके नहीं चलती है। स्वाभाविक और अनियोजित है, उद्विकास बिना किसी बाहरी दबाव या बिना किसी योजना के होता है, अपने आप होता है। समाज के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों में उद्विकास का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। उद्विकास हमेशा प्रगति की ओर नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये अवनति, कभी कभी डिमोशन भी हो जाता है। ठीक है, अपरिवर्तन नहीं, यानी उद्विकास कभी राह बदल सकता है और उल्टी दिशा में भी ये जा सकता है, यानी कि ये अपरिवर्तनीय नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकालीन प्रभाव, उद्विकास के परिणाम लंबे समय तक अस्थायी रहते हैं, सामाजिक अनुकूलन पर आधारित है ये, यानी कि समाज अपने वातावरण, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, इसी को उद्विकास कहा जाता है। उद्विकास के क्या लाभ है, उद्विकास की क्या हानियां है, इसको भी एक झटके में हम समझ लेते हैं। जैसे एक झटके मतलब एक ही बार में। देखो उद्विकास का लाभ, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, समाज में स्थिरता और संतुलन बना रहता है, ये उद्विकास का लाभ है। इससे अचानक होने वाले झटकों से बचाव होता है, क्योंकि अचानक से जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्रांति कहते हैं। उद्विकास में आराम से परिवर्तन होता है, इत्मीनान से। ठीक है, समाज अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। ये जो है, जैसे अचानक से परिवर्तन होता तो ढालने में दिक्कत होती है, किसी भी चीज में अगर अचानक से परिवर्तन आ जाता है तो उसको ढालने में दिक्कत होती है। लेकिन जब परिवर्तन पहले से ही होता आ रहा है तो उसमें लंबे समय से हो रहा, तो उसमें ढलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर आगे देखेंगे, यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया होने के कारण समाज में कम विरोध उत्पन्न होता है, यानी कि ये चूंकि स्वाभाविक प्रक्रिया है और लंबे समय से होती आ रही है और बहुत लंबे समय से होती है, इसलिए इसका उद्विकास का कभी विरोध नहीं होता है। नए आविष्कार होते हैं, खोज, नवीन संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है उद्विकास के परिणाम स्वरूप ही। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपने समझा, क्लियर। अब आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी लोग, और मजा आ रहा होगा पढ़ने में तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ गुरुजी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, और अगर आप कमेंट आएगा अच्छा खासा आपका और वीडियो पे व्यूज अच्छे खासे आ जाएंगे तो मैं और भी वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चले। अब इसके लाभ ये है, ये सब लाभ होते हैं इसके, इसकी हानियां भी हैं, कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। देखिए, यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, त्वरित समाधान नहीं होता। अगर आप सोचे कि आज ही परिवर्तन हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए तो परिवर्तन के लिए आप इंतजार करते करते मर जाएंगे और परिवर्तन आप देख नहीं पाएंगे। उद्विकास में परिवर्तन का परिणाम आपको जल्दी दिखता नहीं है, कभी कभी यह अवनति की ओर भी ले जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी हमेशा प्रोग्रेस ही होता है। ठीक है, ये कमियां भी इसमें हो सकती हैं, हो सकता है कि परिवर्तन अच्छी दिशा में ना जाए। अनियोजित होने की वजह से यह असमानता और शोषण को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, इसलिए ये परिवर्तन आप देखें। उद्विकास पुराने दोष, कुरीतियों और गलत परंपराएं भी बनी रह सकती हैं उद्विकास से। कुछ क्षेत्रों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी होने की वजह से समाज बहुत पिछड़ जाता है। तो उद्विकास की ये सीमाएं हैं। हालांकि उद्विकास के बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। संक्षेप में अगर हम कहें तो उद्विकास जो होता है समाज में होने वाले एक प्राकृतिक, धीमा, क्रमिक और स्वाभाविक परिवर्तन है, जो बिना किसी योजना के, बिना किसी समय के साथ स्वयं घटित होता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं शामिल होता है।
उद्विकास आपको समझ में आ गया, उद्विकास क्या होता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, यानी विकास किसे कहते हैं। सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसकी जो है विशेषता बताएं और विकास के साथ उसका क्या डिफरेंस है इसको भी समझाएं। ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप आसानी से इन चीजों को बता पाएंगे अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखे रहेंगे तो। ठीक है, चले। अर्थ विकास का अर्थ दोस्तों किसी समाज, व्यक्ति या समूह में योजनाबद्ध तरीके से सातत्यपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन, जिससे समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में उन्नति हो और जीवन स्तर में सुधार आता हो। अच्छा, विकास दोस्तों क्या होता है, किसी समाज या किसी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा योजना बनाई जाती है, कोई प्लान बनाया जाता है और प्लान बना करके उसको बढ़िया तरीके से कि अच्छा परिवर्तन किया जाए, यानी विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, ये हमेशा अच्छे की ओर होता है। ठीक है, विकास की अगर बात की तो विकास की परिभाषा कई सारे विद्वानों ने दी, जैसे मैकाइबर और पेज कहते हैं कि विकास वह दीर्घकालीन और नियोजित प्रक्रिया है जो समाज के ऊंचे स्तर की जीवन स्थितियों को उत्पन्न करती है, यानी समाज जैसे निम्न जीवन स्तर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसका जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। जैसे आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 1 साल बाद आप 200 रुपए कमाने लगे, ये आपका विकास होता है। ठीक है, आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ जाए, आपकी शिक्षा में सुधार आ जाए, स्वास्थ्य में सुधार आ जाए, ये सब आपका विकास होता है। किंसलर डेविस कहते हैं कि विकास जनसंख्या, प्रौद्योगिकी और संगठन में सुधार उत्पन्न करके समाज को अधिक संगठित और जटिल बनाता है। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि विकास सामाजिक संरचना में क्रमिक परिवर्तन करता है, सकारात्मक और उच्चतर परिवर्तन करता है, यह अच्छे की दिशा में होने वाला एक परिवर्तन होता है और योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान बना करके परिवर्तन किया जाता है। विकास की विशेषताओं की अगर समझे तो विकास की विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। विकास की विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषता, यह एक योजनाबद्ध और लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके एक जो है योजना बनाई जाती है और उस योजना का क्या परिणाम निकलेगा, क्या उद्देश्य होगा, वह उद्देश्य भी डिसाइड होता है, यानी ये ऐसी प्रक्रिया है। दूसरी बात, यह क्रमिक और दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी कि ये भी क्रम से ही होता है और लंबी प्रक्रिया है। उद्विकास की भांति है, लेकिन उद्विकास इतना लंबा नहीं होता है। ठीक है, उद्विकास बहुत लंबा समय ले लेता है लेकिन विकास बहुत कम समय लेता है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी को दिखाता है। जैसे आज 100 रुपए आप कमाते हैं, कल एक साल बाद आप 120 कमाने लगे या 200 कमाने लगे, यह आपके आर्थिक विकास को दिखाता है। समाज में छुआछूत है, छुआछूत खत्म हो जाए, ये जातिवाद खत्म हो जाए, तमाम प्रकार के संप्रदायवाद, भाषावाद खत्म हो जाए, सामाजिक समरसता बढ़ जाए, मानव धर्म का बोलबाला हो जाए, सामाजिक विकास हो गया। राजनीतिक विकास यानी पॉलिटी में जो भ्रष्टाचार है, नेता मंत्री जो बहुत सारा जो है भ्रष्टाचार करते हैं, वो सब खत्म हो जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार मतलब राजनीतिक हो गया। सांस्कृतिक यानी कल्चर सही हो जाए, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये विकास को दिखाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है, इसका उद्देश्य जन जीवन के स्तर में सुधार करना होता है। ठीक है, यानी कि जनता का या फिर जो लोग होते हैं उनके जीवन स्तर में उनकी क्वालिटी सुधर जाती है इससे सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास के मापदंड निश्चित होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार, ये सब जो होते हैं इनमें सुधार किया जाता है। शिक्षा में सुधार हो जाता है, स्वास्थ्य का स्तर सुधार हो जाता है, आय में बढ़ोतरी होती है, रोजगार के में भी बढ़ोतरी हो जाती है, गरीबी खत्म होती है, तो ये विकास को दिखाता है। आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है विकास। तो विकास की ये सारी विशेषताएं आपने देख ली। अब विकास के दोस्तों हम समझते हैं विकास के प्रमुख आयाम। विकास के आयाम की अगर बात की है, विकास के कई आयाम है, जिसमें आयाम का मतलब होता है कि किस किस क्षेत्र में विकास होता है या कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उद्योग बढ़े, व्यापार खूब बढ़े, रोजगार सभी को मिल जाए, तो ये आर्थिक विकास होता है। दूसरा होता है समाज में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा में सुधार हो जाए तो सामाजिक विकास होता है। राजनीतिक विकास होता है तीसरा विकास, जब लोकतंत्र का सुदृढ़ हो जाए, लोकतंत्र में सारे लोकतंत्र के नियम फॉलो होने लगे, जन भागीदारी में वृद्धि हो जाए, तो ये राजनीतिक विकास होता है। मानव विकास की अगर बात की जाए मित्रों, तो व्यक्ति की क्षमताओं, कौशल और अवसरों का बेहतर उपयोग हो जाए, तो ये एक प्रकार से मानव विकास होता है। ऐसे ही सांस्कृतिक विकास, तो ये सारे अप्रोच होते हैं मानव विकास के, ये सारे आयाम होते हैं। सांस्कृतिक विकास, जैसे कला विकसित हो जाए, साहित्य और ज्यादा डेवलप हो जाए, भाषा का विकास हो जाए, वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हो जाए, तो ये सब इसके आयाम होते हैं। राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, मानव विकास, ठीक है, सांस्कृतिक विकास, ये सब विकास के आयाम है जो अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं।
ठीक है। अब दोस्तों विकास, भारत में विकास के प्रमुख उदाहरण की अगर बात की जाए तो इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। भारत में विकास के कई उदाहरण हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आई, हर 5 साल पर योजना आती थी और उसको उसके माध्यम से आर्थिक विकास किया गया। सबका साथ सबका विकास जैसे कार्यक्रम चल करके समाज में विकास किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई से शिक्षा में सुधार हुआ है, राइट टू एजुकेशन से। डिजिटल इंडिया से तकनीकी विकास हुआ है। तो ये सब उदाहरण है किसके? विकास हो। डिजिटल इंडिया से क्या हो? तकनीकी का विकास हुआ, तो सब विकास है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनी, बिजली का विकास हुआ, पानी जैसी सुविधाओं में वृद्धि हुई, तो ये सब विकास हुआ है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो है दिया लोगों को। लेकिन इसकी एक कमी यही कि अगर 5 से 6 लोग आपके घर में तभी इस योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, 1-2 लोग हैं तब कहा क्या करें भैया, वो कैसे लाभ उठाएं? ठीक है, ये भी होना चाहिए कि इसमें ये भी सिस्टम कर देना चाहिए। ठीक है, विकास का महत्व की अगर बात की तो विकास के कई महत्व है। जैसे जीवन स्तर में सुधार होता है इससे, गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है, सामाजिक असमानता घटती है इससे, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं। ठीक है, मतलब विकास से राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में सहायता करता है विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग्यता का डेवलपमेंट करता है विकास। तो ये विकास की कुछ चीजें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों विकास की अगर बात की जाए तो विकास हमेशा सकारात्मक दिशा में होता है। विकास एक नियोजित और लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। विकास समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास बराबर क्या होता है? योजनाबद्ध प्लस दीर्घकालीन प्लस सकारात्मक परिवर्तन। उद्देश्य क्या है विकास का? जीवन स्तर में सुधार करना। मापदंड क्या है किसका? आय में बढ़ोतरी हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य सुधार हो, रोजगार के अवसर बढ़े। परिणाम क्या निकलता है? समृद्ध और उन्नत समाज का निर्माण होता है विकास से। ये विकास के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब विकास के प्रमुख आयाम को और विस्तार से आप अगर समझ पाए तो और विस्तार से आप इसको जान सकते हैं। हालांकि मैंने सारे आयाम को आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप इसको समझना चाहें तो आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, चले अब और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, चले। तो विकास के आयाम की अगर बात की, डायमेंशन इसके बहुआयामी प्रक्रिया है, केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी और मानवीय पहलुओं को समेटे हुए है। आर्थिक पहलू की बात करें तो जब किसी देश या समाज में उत्पादन, आय, रोजगार, औद्योगिकरण, व्यापार तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो जाए, उत्पादन शक्ति बढ़ जाए, पूंजी का निर्माण में वृद्धि हो जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, गरीबी में कमी आ जाए। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल होता है, ये आर्थिक विकास है। दूसरा आयाम है जो है सामाजिक आयाम। ठीक है, सामाजिक आयाम करें इसको। ठीक है, सामाजिक आयाम जब समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर तथा सामाजिक संस्थाओं में सुधार होता है, तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे कि कृषि में कृषि का प्रचार हो, शिक्षा में कमी आए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, रोगों की कमी हो, सामाजिक कुरीतियों में कमी आए, लैंगिक समानता में वृद्धि हो, महिला पुरुष सब समान हो, ये सब चीजें हो, तो ये सामाजिक अप्रोच होता है, सामाजिक आयाम होता है विकास का। अगला है मानव विकास। किसी समाज के लोगों की क्षमताओं का विकास हो, लोगों में ज्ञान का विकास हो, कौशल का विकास हो। ठीक है, स्वतंत्रता डेवलप हो और तमाम प्रकार के अवसरों का विस्तार हो, मानव विकास को दर्शाता है। मानव क्षमता का विकास, शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु में वृद्धि होना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक का उपयोग करके मानव विकास को मापना, तो ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की अगर बात की तो जब जब राजनीतिक संस्थाएं सुदृढ़ होती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, नागरिक भागीदारी बढ़ती है, शासन व्यवस्था इससे प्रभावित होती है, तो राजनीतिक विकास कहा जाता है। जैसे कि लोकतंत्र की स्थापना और स्थिर रहे लोकतंत्र, कानून का शासन हो, मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हो। तकनीकी विकास की अगर बात की जाए मित्रों, तो तकनीकी विकास क्या है यहाँ पर? तकनीकी विकास जैसे जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, तो उनका प्रयोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, तो उसको तकनीकी विकास कहते हैं। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार और उपयोग होना, संचार, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि होना, जीवन के को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना, ये सब जो होता है, ये इसका उपयोग होता है
और ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं ये आयाम है, विभिन्न आयाम होता है सामाजिक विकास का। तो आपने इन चीजों को समझा, ठीक है। अब दोस्तों समझते सामाजिक विकास आपने समझ लिया, सामाजिक विकास समझ लिया। अब प्रगति के बारे में समझते, प्रगति क्या होती है, प्रोग्रेस। प्रगति को प्रोग्रेस कहते हैं अंग्रेजी में। प्रगति का अर्थ है समाज या मानव जीवन का बेहतर, उन्नत और उच्चतर और सुखमय दिशा में निरंतर बढ़ते रहना, या मानव के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाता है। जैसे आपका सुख सुविधा बढ़ती रहे, आपका ज्ञान बढ़ता रहे, आपका मोरल यानी कि क्या सही क्या गलत है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते रहे, सामाजिक मूल्य आपके बढ़ते रहे, आध्यात्मिक मूल्य बढ़ते रहे, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। ये परिभाषाओं को विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे कि हॉब्सन नाम के विद्वान है, वो कहते हैं कि प्रगति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव जीवन उच्चतर, बेहतर और अधिक संतोषजनक बनता है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि प्रगति सामाजिक और मानवीय मूल्यों की वृद्धि तथा जीवन स्तर के उन्नयन की प्रक्रिया है। यानी कि इसमें क्या होता है, सामाजिक और मानवीय मूल्य की वृद्धि होती है। यानी प्रगति जो होती, प्रोग्रेस जो होता है, विचारों में होता है, मूल्यों में होता है, सोचने समझने के तौर तरीकों में होता है और अच्छा होता है प्रोग्रेस। मैस्लो कहते हैं कि प्रगति वह स्थिति है जिसमें मानव अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करके आत्म संतोष प्राप्त करता है और आत्म सिद्धि की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि वह एक प्रकार से डेवलप होता है, लेकिन यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अमूर्त प्रक्रिया की तरफ ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। प्रगति की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की विशेषताओं को समझेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए पहली बात है दिशात्मक है, डायरेक्शनल होती है। प्रगति हमेशा अच्छी की तरफ होती है, उच्चतर और बेहतर दिशा में होती है, पीछे की ओर कभी नहीं जाती। प्रोग्रेस हमेशा जैसे अगर होती है तो इस तरीके से हमेशा इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है। प्रगति हमेशा ऊपर की ओर ही होने वाला विकास होता है, ठीक है। इसमें कभी नीचे की ओर विकास नहीं होता है और विचारों में, मूल्यों में, सामाजिक वैल्यूज में, इन सभी में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। सोचने समझने के तौर तरीकों में विकास होता है इसमें, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे मूल्य परक होता है, यानी कि प्रगति केवल भौतिक उन्नति नहीं होता कि आपने जैसे प्रगति में केवल ये नहीं होता कि भाई बेना से लेकर के, बेना का विकास से लेकर के बेना से पंखा, एसी, कूलर बन जाना, ये सब भौतिक डेवलपमेंट है, यानी इसको डेवलपमेंट में आप रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपके विचारों में परिवर्तन हो, आपके सोचने समझने के तरीकों में परिवर्तन हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो मूल्य परक होती है। ये जो है जो प्रोग्रेस होता है ये मूल्यों में होता है, नैतिक में। यानी नैतिक माने क्या होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय लेने की शक्ति को नैतिक शक्ति कहते हैं। तो इसका विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, आप सोचने समझने की आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आध्यात्मिक मूल्यों में आपकी वृद्धि होती है, ये होती है आपकी दोस्तों प्रगति। प्रगति दोस्तों किसी दिखाई होने वाली चीज में नहीं होती है, जबकि ये अमूर्त होती है और विचारों में, मूल्यों में, इन सभी में होती है। सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल। प्रगति किसी एक क्षेत्र या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती मित्रों, यह संपूर्ण समाज और मानव जाति पर लागू होती है और सभी में आपको प्रगति दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, निरंतर चलती रहती है, यानी प्रगति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें विराम नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। प्रगति आर्थिक होती है, सामाजिक भी होती है, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति, प्रोग्रेस आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। प्रोग्रेस लगातार अच्छाई की ओर ही होता है। सापेक्ष यानी प्रगति का निर्धारण दोस्तों समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यानी किस समय में प्रगति हो रही है, आज हो सकता है वही चीज पुरानी मानी जाए, लेकिन 10 साल बाद वही अच्छी मानी जा सकती है। तो प्रगति समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मानव केंद्रित होती है। प्रगति का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाना, सुरक्षित रखना और सम्मानजनक बनाना होता है। अगला उद्देश्य, 8वां उद्देश्य प्रगति का, ठीक है, चेतन और नियोजित है। यानी कि प्रगति आकस्मिक नहीं होती दोस्तों कि अचानक से घट जाए, यह योजना बना करके करी जाती है, जिससे ज्ञान, विज्ञान और सामूहिक प्रयासों इससे यह संभव हो पाती है और एक बढ़िया दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है। प्रगति के विभिन्न उदाहरण अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो प्रगति के विभिन्न उदाहरण है दोस्तों, जैसे विज्ञान और तकनीकी में उन्नति होना, जैसे आजकल मोबाइल फोन का विकास हो गया, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के आ जाने से आप देखते बहुत सारा काम ऐसा हो गया है जो अब लोगों को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। शिक्षा का प्रचार, साक्षरता दर में वृद्धि, उच्च शिक्षा की उपलब्धता, ये सब प्रगति के उदाहरण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ, ऐसे आधुनिक अस्पताल बने, टीकाकरण चला, जैसे कोरोना वायरस में तमाम सारे टीकाकरण की योजनाएं चली, आयु में इससे वृद्धि हुई, लोग जो मरते थे पहले वो मरते नहीं है, बहुत सारे लोग बच जाते हैं, तमाम प्रकार के रोगों से भी बड़े बड़े इलाज संभव हो पाए हैं।
सामाजिक सुधार, बाल विवाह की समाप्ति हुई है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, जाति भेदभाव में कमी आई है, महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ है, महिलाओं को उनके अधिकार मिलने शुरू हुए हैं, आर्थिक विकास हुआ है, उद्योगों की वृद्धि, रोजगार के अवसर, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी में वृद्धि भी प्रगति को ही दिखाता है। राजनीतिक प्रगति की बात की तो लोकतंत्र का विकास, मताधिकार का विस्तार, मानवाधिकारों की रक्षा, ये सब प्रगति के विकास को दिखाता है। इस तरीके से हमने प्रगति के बारे में समझा। तो प्रगति की विशेषताएं हमने आपको बता दिया। ठीक है, प्रगति के स्रोत की अगर बात की दोस्तों तो इससे शिक्षा में सुधार होता है, विज्ञान और तकनीकी में सुधार है, बुद्धि ज्ञान और अनुसंधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, मानवीय मूल्य और नैतिकता में सुधार होता है, अनुभव और सीख में सुधार होता है, सहयोग और संगठन में सुधार होता है, आर्थिक समृद्धि और औद्योगिकरण, ये सब जो होते हैं प्रगति के स्रोत होते हैं। यह बात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रगति की विशेषताएं हमने समझ ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर विशेषताएं आ गई हैं, तो इसको फिर से एक बार चेक करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या है। हो सकता है कुछ नई चीज आपको मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको जानने का प्रयास जरूर करेंगे मित्रों। समझते हैं, चले तो दोस्तों नैतिक उन्नति, प्रगति से क्या होता है दोस्तों? ये नैतिक उन्नति होती है, भौतिक नहीं बल्कि ये नैतिक मूल्यों, सदाचार, मानवता, सहिष्णुता और न्याय की भावना में वृद्धि करती है और मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि। यानी प्रगति से व्यक्ति अज्ञान, भय, अंधविश्वास और परतंत्रता से मुक्त होकर के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनता है। वहीं पर सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, प्रगति की वजह से मनुष्य के जीवन में सुख, आराम, सुविधाएं और आरामदायक साधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पंखा से एसी का विकास होना प्रगति को ही दिखाता है। परिवर्तनशीलता, प्रगति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। भविष्य उन्मुख, यानी प्रगति का लक्ष्य भविष्य को बेहतर बनाना, भविष्य को सुरक्षित रखना और भविष्य को और अच्छा बनाना होता है। प्रगति दोस्तों व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। प्रगति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है। ठीक है, प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण जो नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं उनको भी समझते हैं। जैसे कि कभी कभी प्रगति के नाम पर नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है कि भाई प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जो नैतिक वैल्यूज है, मूल्य है, वो कभी कभी घटने लगते हैं। इससे प्रगति से असमानता और शोषण भी बढ़ सकता है। कभी कभी पर्यावरण, प्रदूषण और संसाधनों का दोहन भी प्रगति का दुष्परिणाम कभी कभी हो सकता है। प्रगति की गति असंतुलित होने पर सामाजिक अशांति और तनाव भी पैदा हो सकता है अगर प्रगति सही तरीके से नहीं हुई तो। ये सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव प्रभाव भी इसके हैं। ठीक है, किसी भी चीज के जहां पर पॉजिटिव चीजें होती है वहीं पर नेगेटिव चीजें भी होती है। प्रगति के उदाहरण की अगर बात की है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता, साक्षरता दर में वृद्धि, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार, आधुनिक चिकित्सा, दवाओं और अस्पतालों की सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, जिंदा रहने की शक्ति बढ़ी है। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, समाज में भागीदारी में वृद्धि हुई है। परिवहन और संचार में उन्नति हुई है, जैसे हवाई जहाज, रेल, सड़क, मोबाइल, इंटरनेट से दूरी इससे कम हुई। तो ये सब प्रगति के उदाहरण है। आर्थिक विकास हुआ, इससे उद्योगों की वृद्धि, व्यापार का विस्तार, रोजगार के अवसर में वृद्धि, लोकतंत्र की प्रगति, जन जन भागीदारी, अधिकारों की रक्षा, न्याय की व्यवस्था में सुधार हुआ। ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसको मैं तीव्र गति से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पहले वाले पेज में भी इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ चुका हूँ। कृषि में प्रगति, उन्नत बीज, सिंचाई, मशीनों के उद्योग से उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक कुरीतियों में कमी, छुआछूत खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, ये सब कुरीतियां खत्म हुई प्रगति की वजह से। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई, हरित ऊर्जा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जाने लगे। ये सब प्रगति के ही फायदे होते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चले तो समझते दोस्तों, प्रगति बेहतर, उच्चतर और उत्कृष्ट जीवन की स्थिति की ओर बढ़ना होता है। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये एक सतत, योजनाबद्ध और मूल्यपरक और सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, हमेशा होती है। शिक्षा, विज्ञान, अनुभव, सहयोग, अनुसंधान, लोकतंत्र, नैतिकता में बढ़ोतरी होती है। प्रगति से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। अब चौथा समझते हैं, क्रांति किसे कहते हैं। प्रगति समझ लिया, विकास समझ लिया, विकास समझ लिया, अब क्रांति समझते हैं। क्रांति क्या है दोस्तों? क्रांति का अर्थ समझते हैं। देखिए, प्रगति का अर्थ है समाज या राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में तीव्र, अचानक और मूलभूत परिवर्तन करना। यानी कोई आंदोलन के माध्यम से अचानक से परिवर्तन कर देना, क्रांति ला देना। अक्सर संघर्ष, असंतोष और विद्रोह के माध्यम से, और इससे पुरानी व्यवस्था का अंत हो जाता है और नई व्यवस्था स्थापित हो जाती है। यही प्रगति, यही
आपकी क्रांति होती है। क्रांति की परिभाषा को देते हुए अकबर और निमकाप कहते हैं कि क्रांति, यहाँ पर क्रांति लिख लीजिए, क्रांति समाज की संरचना और कार्यप्रणाली में होने वाला तेज, गहरा और अपेक्षाकृत अचानक से परिवर्तन होता है। ठीक है। वहीं पर पीटरिम सोरोकिन की अगर बात की जाए तो पीटरिम सोरोकिन कहते हैं कि प्रगति वह सामाजिक परिवर्तन है जो तीव्र गति से, व्यापक रूप में तथा समाज की मूल संरचना को बदल देता है। वहीं पर मैकआवर पेज की अगर बात की जाए तो प्रगति समाज में गहरे असंतोष और संघर्ष के फलस्वरूप होने वाला तीव्र और व्यापक परिवर्तन होता है जो शासन, सत्ता और मूल्यों को बदल देता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये सब चीजें होती जो है क्रांति। तो क्रांति नहीं, मतलब ये प्रगति नहीं होता, ये सब क्रांति है, ये बात ध्यान रखेंगे। अचानक से होता है, जैसे कि आप देखते हैं क्रांति एक चिंगारी होती है जो सत्ता को पलट देती है। ठीक है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का जो है वो दबदबा कायम हो गया था। ये सब चीजें होती है क्रांति में। ठीक है। तो क्रांति ये होती है। क्रांति दोस्तों तीव्र होती है बहुत और अचानक से परिवर्तन होता है, या बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से होती है क्रांति, व्यापक होती है ये। यानी कि क्रांति जो होती है समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है, किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी की पूरी। कभी कभी सरकारें बदल जाती है क्रांति के द्वारा। मूलभूत परिवर्तन, यानी कि क्रांति दोस्तों यह केवल ऊपरी स्तर पर नहीं बल्कि संरचनात्मक स्तर पर परिवर्तन लाती, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा संरचना ही बदल देती है ये। ठीक है। संघर्ष और असंतोष इसकी अगली विशेषता है। प्रगति, सॉरी दोस्तों, क्रांति लिख दीजिए यहाँ पर। क्रांति की अगर क्रांति असंतोष, शोषण और अन्याय और दमन के कारण होती है। अगर अन्याय हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी जनता में असंतोष फैला हुआ है तो या जनता का दमन किया जा रहा है तो क्रांति उसमें आएगी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जनता का बहुत ज्यादा दमन कर रही थी, अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी, जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में क्रांति हुई और पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया गया था। पुरानी व्यवस्था का अंत होता है इसमें, यानी क्रांति में पुरानी व्यवस्था समाप्त होकर के नई व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। नेतृत्व की भूमिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक अच्छा नेता ही क्रांति को सफल बना पाता है। ठीक है। अगर क्रांति सफल बनानी है तो एक अच्छे नेता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मित्रों। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे समझते हैं। तो नेतृत्व की भूमिका, क्रांति की अगर बात करें तो क्रांति में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में क्रांति को ज्वलंत करता है। जो क्रांति करने वाला जो मुखिया होता है, जो समूह का मुख्य होता है, नेतृत्व करता है, वो बहुत ही एक प्रकार से ऐसा बयानबाजी करने वाला होना चाहिए जो एक प्रकार से आग लगा दे जनता में। सामाजिक पुनर्गठन, क्रांति के बाद समाज की संरचना बिल्कुल से तहस नहस हो जाती है, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, पुरानी व्यवस्था खंडित हो जाती है, संस्थाएं बदल जाती हैं, मूल्य ये सब बदल जाते हैं, नए नए मूल्य आते हैं, नए नए संगठन बनते हैं, नए नए संस्थाएं बनती है। तो क्रांति के माध्यम से सब कुछ बदल जाता है और अचानक से बदलता है। इसका किसी को पता आता नहीं होता कब बदलेगा, क्या बदलेगा। जो क्रांति करने वाले उसको भी नहीं पता होता। ठीक है। क्रांतियां दोस्तों कई प्रकार की होती है। क्रांति के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। पहली क्रांति है राजनीतिक क्रांति, शासन या सरकार में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति करी जाती है, जैसे 1857 की क्रांति। सामाजिक क्रांति, सामाजिक संरचना में बदलाव के लिए, रीति रिवाजों, संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए क्रांति करी जाती है, तो ये सामाजिक क्रांति हो गई। आर्थिक क्रांति एक होती है, आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन के साधनों और वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाने की क्रांति आर्थिक क्रांति कहलाती है। इसी आर्थिक क्रांति को दोस्तों औद्योगिक क्रांति भी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। सांस्कृतिक क्रांति एक होती है, संस्कृति, मूल्य, विचार और आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली क्रांति अचानक से सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं इसको। और अगली क्रांति होती लास्ट क्रांति, तकनीकी क्रांति। विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों की वजह से जीवन शैली में जो होने वाला परिवर्तन होता है, ये होता है दोस्तों तकनीकी क्रांति। तो इस तरीके से क्रांति कई प्रकार की होती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्रांति। सबके बारे में मैंने यहाँ पर आपको लिख कर समझा भी दिया है, आपने इन चीजों को पढ़ा भी है। ठीक है। अब दोस्तों और आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलें, मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल क्लियर। चलो, तो ये आपने क्रांति की जो है क्या समझ लिया, क्रांति के प्रकार समझा। आप क्रांति के उदाहरण समझे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। सामंती और निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता के विद्रोह से नई व्यवस्था की स्थापना हुई, राज्य सत्ता खत्म हुई। ठीक है। और निर्वाचन के द्वारा चुनाव होने लगे, तमाम सारी चीजें।
रूसी क्रांति 1917 में हुई। जारशाही शासन के पतन हुआ, समाजवादी व्यवस्था वहां पर स्थापित हुई रूस में, ठीक है। इससे पूरी सत्ता बदल गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, 1942 में क्रांति हुई। मतलब 1857 की बात ही कर लो, वहां पर बहुत परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन और संघर्ष चले, वो उससे वजह से तमाम सारा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। 1857 में जो एक प्रकार से क्रांति, उससे पूरा का पूरा क्या बदल गया था, समाज में जब कंपनी शासन कर रही होती है, लेकिन जब क्रांति हो जाती है उसके बाद में फिर ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया यहाँ पर जो है अपना प्रतिनिधि भेज करके शासन करवाने लगती है। अब कंपनी शासन नहीं करती। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो भी क्रांति ही था, अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर है, क्योंकि अगस्त के महीने में होता है 1942 का आंदोलन, ठीक है। तो वो भी एक क्रांति है। ऐसे चीन में दोस्तों, चीन की क्रांति 1949 में जो हुई थी, माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सत्ता बदल गई पूरा। हरित क्रांति, ये फसलों के लिए हुई, ठीक है। कृषि क्षेत्र की में तकनीकी परिवर्तन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि लाने वाली क्रांति थी हरित क्रांति, जो गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी हद तक बढ़ोतरी करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की क्रांति के उदाहरण आपने समझ लिया। बेसिकली क्रांति का उद्देश्य शोषण, अन्याय और असमानता को समाप्त करके एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करना होता है। क्रांति समाज में नए मूल्यों, नए विचारों और नई संरचनाओं को जन्म देती है। अचानक से आती है, किसी को बता करके नहीं आती है, और ये एक प्रकार से किसी भी चीज के विरोध में उत्पन्न होता है। अब विकास, प्रगति और क्रांति में क्या डिफरेंस है, एक साथ ही हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक चार्ट में अगर देखें सभी का अर्थ क्या है, सब में परिवर्तन देखने का प्रयास करते हैं। पूरा एक सिस्टम से हम चीजों को बताने का आपको प्रयास करेंगे, हर एक चीज आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अर्थ में परिवर्तन देखते हैं। उद्विकास, सरल समाज से जटिल समाज की ओर धीमी प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया और स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी के माध्यम से नहीं होती। बाहरी प्रक्रिया, हस्तक्षेप नहीं होता इसमें, आंतरिक प्रक्रिया होती है, और आंतरिक हस्तक्षेप इसमें, तब ये आंतरिक अपने आप ही होता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, ना किसी के द्वारा घटाया, किसी के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए मित्रों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो विकास क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार और विस्तार की एक प्रक्रिया होती है। इसको योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना करके किया जाता है विकास को, ठीक है। और विकास को नहीं किया जाता, ये अपने आप होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रक्रिया है, जो उतना लंबा समय से नहीं होती, इतना लंबे समय तक विकास होता है। ये बहुत मतलब कि तीव्र नहीं, लेकिन हाँ लंबी प्रक्रिया होती है विकास की। प्रगति क्या है, बेहतर, ऊंचे और उन्नत स्थिति की ओर अग्रसर होना, मूल्यों में, विचारों में बुद्धि का डेवलपमेंट होना, आप क्या अच्छा है क्या बुरा इसका ज्ञान होना प्रगति होता है। क्रांति क्या है, बहुत ही तीव्र गति से अचानक मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें पूरी की पूरी सत्ता ही पलट जाती है, जिसमें पूरा का पूरा समाज ही उथल पुथल हो जाता है। वो क्रांति बहुत ही कम समय में होती है, ठीक है। ये होता है दोनों का अर्थ। गति दोस्तों, विकास की गति जो है धीमी होती है और एक क्रम से होती है, सिस्टम से चलता रहता है। विकास तेज होता है, मध्यम गति वाला होता है, ठीक है। प्रगति दोस्तों क्रमिक और निरंतर होती है, हमेशा प्रगति होती रहती है और अच्छे की ओर होती है। क्रांति अचानक होती है और बहुत ही तीव्र गति से होती है। ये सबकी गति आपने देख लिया, ठीक है। उद्विकास यानी प्रगति, प्रकृति यानी नेचर में अंतर आप देखेंगे तो दोस्तों अगर देखें उद्विकास का नेचर क्या है, स्वाभाविक है और स्वतः स्फूर्त है, यानी इसको किसी व्यक्ति के द्वारा ढकेलना नहीं पड़ता विकास को कि भाई और विकास तेज हो या गति इसकी धीमी तेज हो, ये अपने आप ही होता है और एक लंबी प्रक्रिया है, धीमे धीमे होती रहती है, ठीक है। विकास क्या है, योजनाबद्ध और सचेत प्रयासों पर आधारित होता है। वहीं पर यानी कि इसमें मनुष्य के द्वारा योजना बना करके बढ़िया तरीके से विकास किया जाता है। प्रगति दोस्तों मूल्यांकन के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन करती है, ठीक है। पर क्रांति क्या है, असंतोष की वजह से, संघर्ष की वजह से और विद्रोह पर आधारित होती है और इसके आधार पर ही ये आगे बढ़ती है। परिवर्तन का स्वरूप दोस्तों अगर बात की जाए तो परिवर्तन का स्वरूप भी काफी भिन्न आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि उद्विकास परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होता है। प्रगति गुणात्मक यानी क्वालिटी में परिवर्तन होता है। क्रांति मूलभूत और व्यापक परिवर्तन होता है, अचानक से आ जाता है, ठीक है। योजना अगला आप देखें, पांचवा अंतर क्या होता है। उद्विकास की अगर बात की तो पूर्व नियोजित नहीं होता है, यानी पहले से निर्धारित नहीं होता, ये अपने आप होता है। और विकास पूर्व नियोजित होता है। प्रगति जरूरी नहीं कि योजित हो, ये अपने आप भी होती रहती है।
पूर्व नियोजित नहीं परंतु उद्देश्यपूर्ण जरूर होता है। ये अचानक से कोई नियम आया, उस नियम के विरोध में 10 लोग इकट्ठा हो गए तो कोई प्लान बना करके नहीं इकट्ठा होता है। जब कोई अचानक से कोई चीज आती तो उसके खिलाफ हम काम करते हैं और अचानक से सब कुछ हो जाता है, तो क्रांति होती है। नेतृत्व दोस्तों, उद्विकास किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं करता है, ठीक है। विकास में नेतृत्वकर्ता, योजनाकार और विशेषज्ञों की भूमिका विकास में होती है, जबकि प्रगति में समाज के सामूहिक प्रयास से विकास प्रगति संभव है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से प्रगति नहीं होती है, सभी का जरूरत पड़ती है। जबकि क्रांति दोस्तों करिश्माई या संघर्षशील नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इसमें एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जैसे गांधी जी जैसा व्यक्तित्व, मंगल पांडे जैसा व्यक्तित्व, जिससे क्रांति को सफल बनाया जाए, नेपोलियन बोनापार्ट और तमाम प्रकार के से और भी तमाम लोग, ठीक है। उदाहरण की अगर बात किया तो जैसे परिवार, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बना, भाषा बदली, धर्म, रीति रिवाज, इन सभी का विकास उद्विकास है। शिक्षा का विस्तार, उद्योगों का विकास, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, ये विकास है। समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों में बढ़ोतरी हुई, ये प्रगति है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब हुआ, ये क्रांति के उदाहरण है। आपने इन चीजों को समझा। नियंत्रण की अगर बात किया तो उद्विकास प्रकृति और समाज के आंतरिक नियमों के द्वारा कंट्रोल होता है। विकास सरकार और संस्थाओं और नीतियों के द्वारा विकास को कंट्रोल किया जाता है। प्रगति को मूल्यों, मापदंडों और आदर्श के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि क्रांति को जन असंतोष और शक्ति संघर्ष के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से ये नियंत्रण होता है इन पर कंट्रोल करने के। अस्थायित्व की अगर बात की जाए तो विकास, उद्विकास दोस्तों अस्थायी और दीर्घकालिक होता है, लंबे समय की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वहीं पर विकास अस्थायी होता है लेकिन निरंतर सुधार की आवश्यकता इसमें होती रहती है। प्रगति अस्थायी, जब तक मूल्य और आदर्श हैं तब तक अस्थायी होती है, और क्रांति कभी कभी अस्थायी होती है परंतु गहरा प्रभाव छोड़ जाती है ये, ठीक है। परिणाम में निकलता है कि उद्विकास धीरे धीरे समाज को बदल देता है, और विकास समाज का समग्र कल्याण करता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। प्रगति मानव जीवन में गुणवत्ता और समृद्धि को बढ़ाती है, ठीक है। वहीं पर क्रांति पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकती है और नई व्यवस्था की स्थापना कर देती है। तो आपने प्रगति, विकास, क्रांति, उद्विकास, इन सभी में अंतर समझ लिया। दोस्तों आप समझते हैं उद्विकास, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उद्विकास और प्रगति क्रमिक और स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास योजनाबद्ध और सुधार की प्रक्रिया है। इसके विपरीत क्रांति अचानक और मूलभूत परिवर्तन ला करके समाज की संरचना को बदल देती है। चारों प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी समाज में समग्र रूप से योगदान देते हैं और इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख समाजशास्त्री, उनके बारे में आप जान सकते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप इसमें समझ सकते हैं, सब सारी चीजें आपके लिए मैंने लिख रखा है जब नोट्स आप प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको समझ लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला की अगर बात की, देखिए पहला प्रश्न, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस समाजशास्त्र शब्द की रचना किस विचारक ने की है? अगस्त काम्टे ने की 1838 में। सोशियोलॉजी शब्द दिया है, ठीक है। सोशियोलॉजी शब्द की अगर बात की है मित्रों, तो सोशियोलॉजी शब्द की अगर बात की तो सोशियोलॉजी शब्द क्या है? सोशियोलॉजी शब्द की अगर बात की है तो ये क्या है दोस्तों? क्लियर? तो समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी? सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास किसने? समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे कहे जाते हैं। 1838 में इन्होंने ही सोशियस और लोगस दो शब्दों से सोशलाइज शब्द की उत्पत्ति बताई। इससे पहले सामाजिक भौतिकी भी इन्होंने ही कहा था। ये सब चीजें हम फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा किस विचारक ने दिया? तो इमाइल दुर्खीम ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगस्त काम्टे भी इसको स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों समाज की समस्याओं का समाधान खोजना। मानव जीवन को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्र का अध्ययन किस प्रकार का है? तो सामाजिक तथा वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, उद्विकास का तात्पर्य क्या है? समाज में तीव्र और मूलभूत परिवर्तन करना उद्विकास कहलाता है। सॉरी, तीव्र और मूलभूत परिवर्तन उद्विकास का तात्पर्य होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये गलत है। धीमा और क्रमिक विकास, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीमा और क्रमिक विकास ही उद्विकास कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? विकास की प्रक्रिया दोस्तों कैसी होती है? तीव्र और अचानक क्रांति होती है, ये भी नहीं हो गया। हिंसक कार्य आंसर दे। धीमी और क्रमिक होती है, ये भी इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। विकास भी ऐसा होता है। प्रगति किससे संबंधित है? प्रगति भौतिक उन्नति और समृद्धि से है।
या राजनीतिक या नकारात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक उन्नति और समृद्धि से प्रगति संबंधित हो सकती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चले अगला 8वां प्रश्न क्या है आपका कि क्रांति का मुख्य लक्षण क्या होता है? क्रांति दोस्तों कब अचानक आती, तीव्र और मूलभूत परिवर्तन, पूरा का पूरा सिस्टम बदल देती क्रांति। उद्विकास, विकास, प्रगति, क्रांति में सम्मिलित आधार क्या होता है? इसमें सम्मिलित आधार क्या? परिवर्तन चारों में होता है। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है अगस्त काम्ट किस देश के समाजशास्त्री थे? फ्रांस के समाजशास्त्री थे दोस्तों। 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले समाजशास्त्र को सोशियोफिजिक्स भी इन्होंने ही कहा था। ठीक है, अगस्त काम्टे ने। विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे ने ही दिया। सारी बातें वहां पर ऊपर लिखी हुई हैं, जो इससे पहले वाला पेज था, जो कि आपको जब नोट्स आप ले लेंगे उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कैसे नोट्स प्राप्त करना है चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप देख ही चुके होंगे। ठीक है, फिर से समझते हैं। अगर आपको नोट्स प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा मित्रों। आपके लिए सभी यूनिट का सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, मात्र 100 रुपए फीस में। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई है। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी दोस्तों। मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको, जैसे आप इसमें जमा करेंगे फीस, आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स जो होगा वो पुराने वाले सब नए सब मिलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी यूनिट के इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के सभी यूनिट का आपको बढ़िया तरीके से हैंड एडिटेड नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लास्ट में मिलेंगे 20 हर एक यूनिट के। इसके साथ साथ आपको किताब या सीरीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट ये करते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि जो है अगर हम थर्ड एंड फोर्थ एक साथ फीस जमा करते हैं तो हमारे लिए कुछ जो है फीस कमी रखेगी। बिल्कुल 150 रुपए फीस में 1 साल तक आप पढ़िए, यानी कि 150 रुपए फीस में। वैसे तो एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, तो 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपए होती है, लेकिन आपके लिए अभी जो है ऑफर चल रहा है, छूट चल रही है। आप मात्र 150 रुपए फीस जमा करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो 150 रुपए में सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा 1 साल तक आप पढ़िए आराम से, सभी विषय का मेजर माइनर को करिकुलर सबको आपका मिल जाएगा। कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। फीस कैसे जमा करना है, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तुरंत एसएमएस करके देर मत कीजिए। इमाइल दुर्खिम का संबंध किस विचारधारा से है? इमाइल दुर्खिम दोस्तों आत्महत्या का सिद्धांत देते हैं और क्रियात्मकतावाद की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया पर विचार दिया था, बताएंगे? मैक्स वेबर ने दोस्तों प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक में सामाजिक क्रिया पर विचार दिया है। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा भी दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल उनकी प्रमुख पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है। जॉन सीमल ने जॉन सीमल ने समाज को किस रूप में देखा? तो पारस्परिक क्रियाओं के जाल के रूप में उन्होंने देखा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, टालकट पार्सन्स किस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो टालकट सिद्धांत दोस्तों, टालकट पार्सन्स संरचनात्मक क्रियात्मकतावाद के जो है प्रतिपादक रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समाज शास्त्र का कौन सा स्वरूप व्यवहारिक है? व्यवहारिक स्वरूप ही व्यवहारिक होगा। प्रगति को मापने का आधार क्या है? भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति जो होती है प्रगति कही जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, क्रांति का उदाहरण कौन सा इनमें से? फ्रांसीसी क्रांति 1789, ये फ्रांसीसी ये क्रांति का उदाहरण है दोस्तों। वैसे औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति भी क्रांति का उदाहरण हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर आपका सी ऑप्शन ही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, विकास और प्रगति में क्या प्रमुख अंतर होता है? तो विकास मूल्य तटस्थ होता है, जबकि प्रगति मूल्य आधारित होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 20 नंबर प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, समाज शास्त्र का अध्ययन किस स्तरों पर किया जाता है?
तो व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देता रहता हूं। को करिकुलर मास्टर पर को करिकुलर से संबंधित तमाम सारे लेक्चर आपको मिलते रहते हैं।